हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिसर्च मैथोलॉजी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें रिसर्च का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सिलेबस में दिया हुआ है, वो हम कंप्लीट करेंगे। उसी के अंदर आज मैं प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चन सेशन लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में या प्रीवियस ईयर जो भी यूजीसी नेट के पेपर्स हुए हैं, उनमें क्या-क्या जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं या जिन-जिन चीज़ों पे हम वीडियो कवर कर चुके हैं, उनमें क्या टॉपिक रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आया, क्या उसका फॉर्मेट है, कैसा डिज़ाइन था। तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में आप जब वो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, किस तरीके का क्वेश्चन उस पे उठकर आ सकता है। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन सेशन। रिसर्च मैथोलॉजी के जितने भी टॉपिक, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, चाहे रिसर्च का डिज़ाइन हो, कंसेप्ट हो, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो, उस रिलेटेड जितना हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसी के अंदर जो भी हमारा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा गया है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थ्योरेटिकल के साथ-साथ उनके क्वेश्चन के डिज़ाइन की भी समझ हो जाए। ताकि वो किस तरीके से आपने जो थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ी, उसका क्वेश्चन डेवलप करके या उसका डिज़ाइन करके क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं। इससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ के साथ रिसर्च में किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएँगे या आ सकते हैं, उनका थोड़ा-सा अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। होप सो प्रीवियस वीडियोज़ जो हमारी गई है चैनल पे रिसर्च मैथोलॉजी लेक्चर्स के अंदर, वो आपको अच्छे से समझ आई हो, उसमें जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया हो, आपको अच्छे से उसमें एक्सेस हुआ हो चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते थे, वो आप तक पहुँची हो। उसी रिलेटेड आज क्वेश्चन सेशन की सीरीज स्टार्ट हो रही है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। प्रीवियस ईयर में किस अकॉर्डिंगली रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है या नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप इसको स्टडी करेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन आया है या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर, उस पे कैसा टॉपिक बन सकता है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब एक्सेस करते हो तब आपको पता चलता है। तो वही एक चीज़ मैं आज लेकर आई हूँ इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको जो भी टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता चले कि क्या-क्या पूछे जा चुके हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक अंदाज़ा आपको लग जाए कि आपको किस तरीके से उसकी स्टडी करनी है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ये है जो आपका दैट इज़ योर लेक्चर 8 इन रिसर्च मैथोलॉजी, जिसमें आज हम क्वेश्चन सेशन रख रहे हैं, यानी कि यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मैथोलॉजी टॉपिक पे आधारित है या फिर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपका टॉपिक मैंने रिसर्च मैथोलॉजी में करवाया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें अभी टॉपिक इन्वॉल्व नहीं किए हैं, और क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर भी आए हुए हैं एंड आपके एसपीएसएस, बिब एक्सेल, आर स्टैटिस्टिक्स टूल के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पर वो रिमेनिंग सिलेबस की जब वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा, तब फिर उसके प्रैक्टिस सेशंस हम रखेंगे। अभी तक जो आपका टॉपिक हम वीडियो के थ्रू पहुंचा चुके हैं रिसर्च मैथोलॉजी के लेक्चर्स, चाहे वो हाइपोथेसिस रिलेटेड हो, डाटा कलेक्शन हो, रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर हो, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि उन रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जो भी अभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे 2019 की बात करें, 18 की बात करें, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। तो आइए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिया है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड द वेरिफिकेशन फेज इज रिप्रेजेंटेटेड बिटवीन विच टू कार्डिनल पॉइंट्स। अभी हाल ही में जो प्रीवियस वीडियो में आपके सामने गई है स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, उसी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को याद होगा हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली उसको पढ़ा था, दैट इज नादिर, असेंडेंट, जेनथ, डिसेंडेंट।
इसको एम्पेरिकल फेज कहा गया था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट को हमने कहा था, आप लोगों को याद होगा, दैट इज हाइपोथाइजिंग फेज। थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी आप लोगों को पता होगा, दैट इज योर डिडक्शन फेज। जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड की वीडियो देख चुके हैं उन सबको इस डायग्राम के बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल ब्रीफली उसमें ये डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है, तो अगर आपने स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड अच्छे से पढ़ा है या उसकी वीडियो अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है दैट इज अवर वेरिफिकेशन फेज, ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं डायग्राम बनाने के बाद। अभी तक हमने ऑप्शन को नहीं देखा है और देखना भी नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड की बारे में बात करें, द वेरिफिकेशन फेज, यानी कि ना हमसे वो ये पूछ रहा, ना हमसे ये पूछ रहा, ना हमसे ये पूछ रहा, हमसे वो ये क्वाड्रेंट पूछ रहा है, विच इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट, जो नादिर और डिसेंडेंट के बात में चल रहा है। मैंने आपको ध्यान रहा होगा तो मैंने ये बताएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा नादिर से शुरू होकर असेंडेंट तक जाता है, कभी भी असेंडेंट टू नादिर नहीं जाता। तो नादिर टू असेंडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, असेंडेंट टू जेनिथ सेकंड क्वाड्रेंट, जेनिथ टू डिसेंडेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और डिसेंडेंट टू नादिर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी मैंने आपको समझा दिया। उसमें पूछ रहे हैं द वेरिफिकेशन फेज, यानी कि ये वाला फेज इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन विच टू कार्डिनल पॉइंट्स। ये आपके कार्डिनल पॉइंट्स हैं, असेंडेंट, नादिर, डिसेंडेंट, जेनथ, दैट इज योर कार्डिनल पॉइंट। तो वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि कौन से दो कार्डिनल पॉइंट वेरिफिकेशन फेज को दिखा रहे हैं। अगर हम से वो एम्फेरिकल फेज का बात करते तो नादिर और असेंडेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हाइपोथेसिस पूछते तो असेंडेंट जेनिथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर डिडक्शन पूछते तो जेनिथ डिसेंडेंट पूछ रहे हैं, और डिसेंडेंट एंड नादिर है, यानी कि वो वेरिफिकेशन फेज पूछ रहे हैं। तो हमसे तो क्वेश्चन में वेरिफिकेशन फेज पूछा है, तो हम तो उसी का आंसर देंगे, दैट इज डिसेंडेंट टू नादिर। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम पहले ऑप्शन देख ले, पता चले ऑप्शन में क्या दिया है, उसी के बाद अपना आंसर को टिक करें। फर्स्ट दे रखा है नादिर टू असेंडेंस, जो कि आपको दिखा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट यानी कि इंपेरिकल फेज, पर हमसे इंपेरिकल फेज नहीं पूछा, तो ये तो नहीं होगा। असेंडेंट टू जेनिथ, असेंडेंट टू जेनिथ सेकंड फेज, यानी कि सेकंड फेज आपका हाइपोथाइजिंग फेज है, दैट मींस ये भी नहीं होगा। ओके, देन दे रखा है डिसेंडेंट एंड जेनिथ, डिसेंडेंट एंड जेनिथ, ये तो उन्होंने उल्टा ही दे दिया, वैसे भी उल्टा दिया और वैसे थर्ड दिया है, डिडक्शन फेज, ये भी आपका नहीं होगा। देन इन्होंने दिया डिसेंडेंट टू नादिर, विच इज योर वेरिफिकेशन फेज, वेरिफिकेशन फेज ही पूछ रहे हैं, तो यही आपका क्या है आंसर, दैट इज योर डिसेंडेंट एंड नादिर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, आई थिंक 21 में आया हुआ है, एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, बट दैट क्वेश्चन वो पूछा गया है। तो इस तरीके से इन वेरिफिकेशन फेज का भी पूछा जा सकता है, जैसे वेरिफिकेशन फेज पूछा गया है, एम्पेरिकल या हाइपोथेसिस या डिडक्शन फेज भी पूछा जा सकता है, तब आपके कोई और आंसर होंगे। तो इस तरीके से आप अच्छे से स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड की वीडियो को एक्सेस कीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि क्या कौन सा फेस है, देन उसका आंसर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा डिस्कस हो गया है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में जो फोर्थ क्वाड्रेंट का फेस होता है दैट इज योर वेरिफिकेशन फेस, और जो कि शो करता है डिसेंडेंट टू नादिर। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते नादिर टू डिसेंडेंट और डिसेंडेंट टू नादिर, तो आंसर डिसेंडेंट टू नादिर होता, नादिर टू डिसेंडेंट नहीं होता, क्योंकि हमेशा क्लॉकवाइज ये मूव करता है, ध्यान रखिएगा इसका भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स, इनमें से कौन हमारा एग्जाम्पल है किस चीज का, प्राइमरी चैनल यानी कि प्राथमिक चैनल,
प्राइमरी को मैं एक बार और डिनोट करना चाहती हूँ, यूनिट 4 में जो यूनिट 3 में जो हमने कैटेगराइजेशन पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। प्राइमरी यानी कि जहाँ पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कंडक्ट की जा रही है, कोई भी प्योर इंफॉर्मेशन कंडक्ट की जा रही है, बिल्कुल ओरिजिनल। और प्राइमरी इंफॉर्मेशन को यूज करके ही सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये वही प्राइमरी चैनल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च, कम्युनिकेटिंग रिसर्च के लिए क्या क्या प्राइमरी चैनल्स को यूज किया जाता है इन एग्जाम्पल्स में से। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल देखना सबसे पहला जरूरी है। जर्नल्स, encyclopedia, thesis, thesaurus एंड बायोग्राफीज। सो प्राइमरी की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपने कैटेगराइजेशन अच्छे से पढ़ा है यूनिट 3 के अंदर, वीडियो में आपको पता है कि प्राइमरी में ये आता है, सेकेंडरी में ये आता है, टर्चरी में ये आता है। तो यहाँ पे जर्नल्स आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी चैनल्स, encyclopedia are secondary channels, thesis are primary, डेजर्टेशन थेसिस दोनों यही आती है, सेकेंडरी सेकेंडरी। बट सेकेंडरी तो पूछ ही नहीं रहे ना हमसे, तो वो प्राइमरी पूछ रहे हैं। प्राइमरी में आपको मैंने 2 लिख के बता दिया। प्राइमरी यानी कि आपकी बिल्कुल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो जो रिसर्च में यूज की जाती है। जर्नल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्राइमरी इंफॉर्मेशन या फिर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। सिमिलरली डिसर्टेशन एंड थीसिस तो मैंने आपको वहाँ बताया ही था, दैट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, अगर डिसर्टेशन एंड थीसिस आपकी लाइब्रेरी में है तो वो प्राइमरी कैटेगरी के अंदर जाएगा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें थीसिस दे रखा है तो दैट इज प्राइमरी। इन सबको यूज करके ही सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में जितनी भी जानकारी ली जाती है दैट आर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी का इंफॉर्मेशन यूज करके उसको दूसरा एक इंफॉर्मेशन बना दिया गया, दूसरा एक इंफॉर्मेशन सोर्स बना दिया गया, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में आपको एक वर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर मौजूद है वो सब एक जगह पे आपको मिल रही है, पर्टिकुलर दैट वर्ड की, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया। उसकी हिस्ट्री से लेके अब तक का क्या उसका पूरा लेना देना या पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगी, पर दैट इज सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो। थिसॉरस ऑल्सो, डिक्शनरीज, वोकैबुलरी कंट्रोल के लिए जो थिसॉरस प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिक्शनरी के वर्ड हर जगह से लिए जाते हैं, थिसॉरस हर जगह से लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर की जाती है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट से लिए जाते हैं, अलग अलग प्राइमरी डॉक्यूमेंट से। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज सेकेंडरी। सिमिलरली बायोग्राफीज कोई और लिख रहा है किसी और के ऊपर जीवनी, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू योर बायोग्राफिकल सोर्सेज, जो कि आपका सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। तो इसमें से 2 आपके प्राइमरी चैनल्स हमने पढ़े, जर्नल्स एंड थेसिस। जर्नल्स आपको दे रखा है ऑप्शन ए में, ओके, एंड थीसिस दे रखा है आपको ऑप्शन सी में। ए एंड सी ढूंढते हैं, ए एंड डी दैट इज नॉट योर आंसर, ए एंड सी यस दैट इज आवर आंसर, बी एंड डी नो, सी एंड ई नो, ठीक है। तो हमारा आंसर है इसमें ए और सी। ए और सी यानी कि ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सेकंड। इस तरीके से आपको रिसर्च के क्वेश्चंस क्या है दिए जाएंगे और आपको इस तरीके से उनको हैंडल आउट करना है या फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। गलती से आपने कुछ गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, वही चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आर जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। ये टाइप ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग का है, ठीक है। असर्शन एंड रीजन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, आजकल स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 भी पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन भी पूछे जाते हैं। तो रिसर्च के अंदर, क्योंकि रिसर्च इज अ थियोरिटिकल टॉपिक, यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग पूछी जाती है काफी बार। तो असर्शन इसके अंदर पढ़ते हैं, दैट इज असर्शन अगर डिनोट किया जाता है वो ए से किया जा रहा है नीचे ऑप्शंस में, इसलिए मैंने वहां ए लिखा है। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड एज प्राइमरी डाटा कलेक्शन टूल। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड एज अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन टूल। पार्टिसिपेंट्स के थ्रू जो ऑब्जर्वेशन की जा रही है उसको प्राइमरी रिसर्च के अंदर कंडक्ट किया जाता है या प्राइमरी रिसर्च के अंदर शामिल किया जाता है। रीजन पढ़ते हैं,
in non-participant observation technique, the researcher influence subject of the study to get primary data. तो इसके अंदर कह रहे हैं कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब होती है उस टेक्निक के अंदर रिसर्चर इन्फ्लुएंस करता है सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी टू गेट प्राइमरी डाटा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी टू गेट प्राइमरी डाटा यानी कि उस स्टडी के सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस किया जाता है प्राइमरी डाटा को लेने के लिए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर। और असर्शन कह रहा है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज एज अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन टूल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका असर्शन इज करेक्ट, क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टूल से आपको प्राइमरी डाटा कलेक्शन टूल होता है, बट उसकी रीजनिंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं इसकी तरफ। Which of the following consist of a series of rectangles drawn next to each other without any space between them, each representing the frequency of a category and subcategory? So in case आपने मैथ्स के अंदर जब statistical tools का यूज करके हिस्टोग्राम बार ग्राफ्स बनाए होंगे, वही ये क्वेश्चन भी हेल्ड कर रहा है, क्योंकि आपकी रिसर्च को शो करने के लिए इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है या इसी टाइप का जो डायग्राम्स है वो बनाए जाते हैं डाटा कलेक्शन का स्टैटिस्टिकल टूल या स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट दिखाने के लिए। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें रेक्टेंगल की सीरीज ली जाती है नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए जाते हैं विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, स्पेस उनमें नहीं होता है, ईच रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी और सब कैटेगरी, सारे ही उनकी प्रेजेंटिंग कर रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी को। तो अगर हम ड्रॉ किया जाए, ठीक है, इसमें लाइन डायग्राम्स बता रहे हैं, बार ग्राफ्स, ये जो होते हैं दैट इज योर बार ग्राफ्स। ठीक है, एंड कभी कभार हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, कभी कभार लीनियर भी होते हैं, दैट आर योर हिस्टोग्राम्स, जो कि इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं रफ डायग्राम्स बना रही हूँ, या फिर अगर इस तरीके से होंगे तो ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, दैट आर योर हिस्टोग्राम्स, बोथ आर। दैट आर योर पाई चार्ट्स, इस तरीके से पाई चार्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कि 70% कुछ भी ऐसे ऐसे डाल के डाटा इसमें डाल दिया जाता है सर्कुलर वे में। ठीक है, पॉलीगन्स टूल्स, ऐसे डॉट डॉट जोड़ के पॉलीगन्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल डाटा में अगर दिखाता है वो कि फ्रीक्वेंसी कैसे चल रही है, दैट आर पॉलीगन एंड लाइन डायग्राम्स, इट्स काइंड ऑफ योर बार ग्राफ, या डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम जो होते हैं वो लाइन डायग्राम्स के अंदर आते हैं थ्रू अकॉर्डिंगली लाइन। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसको जो जस्टिफाई कर रहा है कि रेक्टेंगल्स होने चाहिए, रेक्टेंगल्स यहाँ पे भी है, रेक्टेंगल्स यहाँ पे भी है, दोनों हिस्टोग्राम ही है, बट स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, स्पेस है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ तो रेक्टेंगल ही नहीं है, सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फॉर्मेट्स में और पार्टीशन हो जाते हैं। ठीक है, ईच रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्वेंसी, सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं, कोई कोई सेम भी हो सकता है, और स्पेस नहीं है, तो यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, हिस्टोग्राम की। तो ना लाइन डायग्राम, ना पाई चार्ट, ना क्यूमुलेटिव, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स में भी रेक्टेंगल्स नहीं आ रहे हैं। बात हो रही है यहाँ हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम टूल रिप्रेजेंट करता है दैट टाइप ऑफ कैटेगरी को। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ डिजाइन दैट द सीक टू कंट्रोल कंडीशन विद इन विच पर्सन आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज इज नोन एज। अ डिजाइन द सीक्स टू कंट्रोल कंडीशंस, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर जब आपका रिसर्च किया जाता है, विद इन विच पर्सन आर ऑब्जर्व्ड, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है एंड एनालाइज किया जा रहा है, इज नोन एज, उस डिजाइन को क्या कहते हैं। कंट्रोल कंडीशंस की अगर हम बात करें, केस स्टडी में कंट्रोल कंडीशंस नहीं होती, ना सर्वे में होती, एक्सप्लोरेटरी में भी नहीं होगी, बट वहां पे वेरिएबल नहीं होता ऑब्जर्व एनालाइज का। दैट इज रिलेटेड टू योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है जो रिसर्च डिजाइन का, उसके अंदर कंट्रोल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है एक पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसी कंडीशंस के अंदर उसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड था, तो उसमें भी पर्टिकुलर कंडीशन ही तो थी
कि आपको उसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो भी पर्सन है उसको ऑब्जर्व करना है कि ये चीज़ क्योर हो पा रही है या नहीं। तो दैट इज काइंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और उसी में डिज़ाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपका अगेन रिसर्च मेथड के ऊपर क्वेश्चन। रिसर्च मेथड बेस्ड ऑन द कॉन्सेंसस ओपिनियंस ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड जजमेंट इज नॉन एज। हमने रिसर्च मेथड्स पढ़े, 4 रिसर्च मेथड्स, जिसके अंदर थे आपके हिस्टोरिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्फी। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा रिसर्च मेथड है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस, ओपिनियंस या फिर पैनल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड रहता है, उनके जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली रिसर्च मेथड या रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। हिस्टोरिकल मेथड मैंने आपको बताया था, दैट आर रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स के थ्रू स्टडी जो की जा रही है दैट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। केस स्टडी में सर्वेज किए जाते हैं या डिटेल स्टडी की जाती है या डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है, दैट इज योर पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो यहाँ पे भी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं डाला जाएगा। इंटरव्यू मेथड में भी फेस टू फेस इंटरव्यू होती है, इट्स काइंड ऑफ अ मेथड। आप डिस्क्रिप्शन या किसी भी और मेथड को कलेक्ट करने के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो, बट इसमें डिपेंड ये नहीं करता कि पार्टिसिपेंट्स आपके सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स हो। एक्सपर्ट ओपिनियन, जब आपने डेल्फी मेथड मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैंने वहाँ पे साफ लिखवाया था एक्सपर्ट ओपिनियंस या जजमेंट इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। पर्टिकुलर एक ऐसा रिसर्च मेथड जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस के राउंड होते हैं, क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंगली एनालाइज किया जाता है, देन रिजल्ट का आउटपुट निकाला जाता है थ्रू यूजिंग एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस पर्सन्स जजमेंट्स। तो अगर ये जो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड इक्वल टू एक्सपर्ट ओपिनियंस, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी डेल्फी मेथड, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कर रहे हैं तो। वही अगर आपसे ये पूछते कि रिसर्च मेथड ऐसा कौन सा है जो कि पास्ट इवेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, तब जो आपका आंसर आता है दैट इज योर हिस्टोरिकल मेथड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फिर ऑप्शन देखकर उसका आंसर सही से दीजिएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अगेन असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन है इसमें डेल्फी टेक्निक इन सोशल साइंस रिसर्च डू नॉट गिव वेटेज टू कॉन्सिक्वेंसेस। पहला असर्शन जो इसमें कह रहा है वो कह रहा है डेल्फी टेक्निक अगर हम सोशल साइंस में यूज करते हैं तो वो हमें वेटेज डाटा नहीं देती, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर नहीं देती, जबकि ये ट्रू नहीं है वो, बल्कि आपको वेटेज डाटा देती है, वेटेज कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि सोशल साइंस भी एक थ्योरेटिकल टर्म है, वहाँ पे डेल्फी टेक्निक प्रॉपर वेटेज कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड करती है कॉन्सिक्वेंसेस को। ठीक है, दूसरी बात, अगर पर पहले हम अपना डिसीजन नहीं सुनाएंगे, पहले रीजन जरूर पढ़ेंगे। रीजन, consequences opinions expressed by the panel of expert is valuable in drawing inferences। ये बिल्कुल सही है, कॉन्सेंसस जो ओपिनियंस एक्सप्रेस आ रहे हैं, पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, दैट इज वैल्यूएबल इन ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस, क्योंकि उनकी चीज़ों से ही पूरी रिसर्च आगे ड्रॉ की जाती है, विच इज़ वेरी ट्रू। तो यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है क्योंकि वो देता है वेटेज, असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो assertion is false, R is true, that's here, which is your option B is correct। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, दोनों को अच्छे से पढ़ के। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है दैट इज योर एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च हमने पढ़ा था, दैट इज रिलेटेड टू योर फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च इज एन अप्लाइड रिसर्च, उल्टा है ये, बिल्कुल अप्लाइड नहीं होती। अ लॉन्गिट्यूडियल रिसर्च, अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, या फिर सिमुलेटिव रिसर्च। ठीक है, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च को ही एक्शन रिसर्च भी कहा गया है।
तो वो अप्लाइड रिसर्च तो दूसरी हो जाती है, वो इसका पार्ट नहीं होगी। लॉन्गिट्यूडल रिसर्च भी नहीं होगी एंड सिमुलेटिव रिसर्च नहीं होगी। दैट इज अ रिसर्च दैट कैरिड आउट सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए जब आप रिसर्च करते हैं, दैट इज योर एक्शन रिसर्च ऑन पर्पसली। जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको जल्दी से उसका रीज़न या फिर जल्दी से उसका आंसर क्रिएट करने के लिए रिसर्च की जाती है, जो कि एक्शन रिसर्च के नाम से जानी जाती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने प्रिपेयर किए थे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसर्च एंड मैथोलॉजी के अंदर। रिसर्च मैथोलॉजी सॉरी। तो इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगर वेटेज देखी जाए कोई भी क्वेश्चंस की, तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस इसके अंदर आता ही आता है। 5 क्वेश्चन यानी कि आपका वेटेज कितना जा रहा है, 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स क्यों छोड़ने, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। जो भी बच्चे सोच रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी करने की या फिर तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि अब लग ही जाना चाहिए। टाइम देख के नहीं लगना चाहिए कि जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तब लगेंगे या फिर जब 1 महीना रह जाएगा तब हम उसकी तैयारी करेंगे। नो, हमेशा अभी से आप, बल्कि आज आपको लगा कि कर लेना चाहिए तैयारी, आज मेरी आप बात सुन रहे हैं, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अभी से आप करेंगे तभी सिलेबस का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप तक पहुंच पाएगा और आप उसकी जानकारी अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारी भारी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कोई कोई टॉपिक्स पे ऐसा है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पर कभी इन डिटेल क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है और वो आप नहीं दे पाएंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस या स्टडी अच्छे से डेप्थ में नहीं हुई है। तो अच्छे से वीडियो को एक्सेस कीजिए। रिसर्च मैथोलॉजी की पूरी यूनिट 9 का पूरा समअप आपका हो जाएगा इन वीडियोस को देखने के थ्रू। साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डन हो जाएंगे, जिसकी मदद से आप अच्छे से उन सब वर्क को और अच्छे से मतलब अटेम्प्ट कर पाएंगे जब भी क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड आपके सामने आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप टॉपिक उठा के पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टॉपिक कर रहे हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, तो सिर्फ वही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के ज़रूर देखिए कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। दैट डजंट मीन कि वही क्वेश्चन उठ के दोबारा आ जाएगा। हो सकता है काफ़ी फ्रिक्वेंसी में ये रह सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाए, ज़्यादातर यही होता है। बट एक तरीका ये भी होता है कि आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके का क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हैं हर साल का जब आप पेपर देखोगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। साथ के साथ मैं तो हूँ ही, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी, वीडियोस बनती रहेंगी, वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इवन आपके जो भी सिलेबस यूजीसी नेट के अंदर कवर्ड हो रहा है वो और बाकी पेपर्स के लिए भी है। चाहे आप केवीएस की प्रिपेयर कर रहे हो, एनवीएस के लिए कर रहे हो, सबका सिलेबस यूजीसी सबसे ऊपर आ जाता है, बाकी सबका सिलेबस उसी के अंडर आता है। बल्कि अगर आप यूजीसी कर रहे हो तो यानी कि आप सब चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी के लिए कर रहे हो या फिर किसी भी अनदर स्टेट का सबऑर्डिनेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइब्रेरियन के लिए जो लिखा हुआ है, या फिर केवीएस एनवीएस के लिए कर रहे हो, सबके क्वेश्चंस यहीं से मिलते हैं, सबका थ्योरी यहीं से आएगा। ठीक है, लेजिस्लेशन पूछे जाएंगे, डीडीसी पूछे जाएंगे, तो डीडीसी यूजीसी नेट में भी आप पढ़ रहे हो, इसमें थोड़ा डिटेल में पूछा जाएगा, वहां पे बल्कि आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम मिलेगा यूजीसी से, थोड़ा ही कम। बट फिर भी आपका क्या हो रहा है, हर चीज की तैयारी एक ही जगह से हो रही है, तो क्यों नहीं करनी, करनी पड़ेगी, है ना। जिससे क्या हो रहा है, यूजीसी नेट भी आप कर पा रहे हो, डीएसएस भी है अगर तो भी आप कर पा रहे हो, कोई भी और सबऑर्डिनेट बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी आप दे पा रहे हो। तो अच्छे से वीडियो को एक्सेस कीजिए। रिलेटेड जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी इन वीडियो को एक्सेस कीजिए। नेक्स्ट रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड ही हम पूरी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इम्पैक्ट फैक्टर या फिर रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है और उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर पॉइंट्स हैं, सब कवर होंगे। देन आपका यूनिट 9 पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।